भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी की नई टीम का किया ऐलान। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल बाद फिर से भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बने। देश के 14 राज्यों के 38 शहरों में आज एनालॉग टीवी प्रसारण का आखिरी दिन। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में शामिल इन शहरों में आधी रात से बंद हो जाएगा बिना सेट टॉप बॉक्स के टीवी प्रसारण। विश्व की नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट छठी बार जीता। फाइनल में मारिया शारापोवा को दी शिकस्त। और देश के विभिन्न हिस्सों में ईस्टर का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं। नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति बख्शी। नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों के बाद। अब विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के अंतर के बाद फिर से भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। नई टीम के समीकरण को पार्टी की 2014 के आम चुनावों के लिए तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। उमा भारती, स्मृति ईरानी, प्रभात झा, एसएम आलूवालिया, जोएल ओराव, सीपी ठाकुर, सदानंद गौड़ा और बलबीर पुंज को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नए महासचिवों में वरुण गांधी, अमित शाह, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव, जेपी नड्डा के नाम शामिल हैं। सरोज पांडे को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। विजय सोनकर शास्त्री को प्रवक्ता का पद दिया गया है। राजनाथ सिंह की नई टीम में 12 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 15 सचिव और 7 प्रवक्ता शामिल हैं। इनके अलावा 12 संसदीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड, 19 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति और 5 सदस्यीय केंद्रीय अनुशासन समिति का गठन भी किया गया है। राजनाथ सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर जिन नए चेहरों को शामिल किया है उनमें बिहार से सीपी ठाकुर, उड़ीसा से जोएल ओराव, बिहार से ही एसएम आलूवालिया, पंजाब से बलबीर पुंज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सतपाल मलिक, वहीं मध्य प्रदेश से प्रभात झा और पार्टी की फायर ब्रांड कही जाने वाली उमा भारती को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। और इसके अलावा गुजरात से राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी को पार्टी में उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। और पार्टी महासचिवों की बात करें तो नए चेहरों में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री और नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले अमित शाह का नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से वरुण गांधी, बिहार से राजीव प्रताप रूडी, हिमाचल से जेपी नड्डा और मुरलीधर राव को महासचिव के तौर पर पार्टी केंद्रीय पैनल में जगह मिली है। नई सूची में सचिव के तौर पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, झारखंड से लुइस मरांडी, दिल्ली की पूर्व महापौर आरती मेहरा को भी जगह दी गई है। और दिल्ली के नए सह प्रभारी जो हैं उनमें रामेश्वर चौरसिया जैसे नाम महत्वपूर्ण हैं। और राजनाथ सिंह की नई टीम के बारे में और जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, सब जगह जो चर्चा है वो नरेंद्र मोदी को टीम में जगह दिए जाने की चर्चा है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। इस पूरी टीम पर अगर नजर डाली जाए, वैसे भाजपा ने तो कहा है कि काफी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक बहुत लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। आपको भी लगता है कि युवाओं का, महिलाओं का और बाकी सारे कुछ लोगों को खुश करने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से इसमें उसको संतुलन मिला है इस नए समीकरण में? स्वाति, राजनाथ सिंह ने प्रयास जरूर किया है कि सभी तबकों को इस नई टीम में जगह दी जाए और काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन संतुलन बिठाने की कोशिश ज्यादा की गई है। और जो एक दबाव की राजनीति टीम में अपने अपने लोगों को शामिल कराने को लेकर जो देखने को मिली थी वो इस टीम में स्पष्ट तौर पर नजर आती है। जैसे देखें तो कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर विवाद थे कि क्या वो उनका पद बरकरार रहेगा या नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाम, क्या वो महासचिव पद पर बरकरार रहेंगे कि नहीं, लेकिन वो बरकरार रहे। और साथ ही साथ महासचिव पद को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से प्रभात झा और उमा
भारती जैसे नाम चर्चा में थे, लेकिन आखिरकार उन्हें उपाध्यक्ष ही बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर देखें कई तरह के दबावों के बीच राजनाथ सिंह ने ये कोशिश की है कि युवाओं को अधिक से अधिक जो है टीम में भागीदारी जाए, और कुछ काफी हद तक सफल भी हुए हैं। क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व देखें अगर उसमें, और जो उसमें अगर देखें तो आदिवासी को भी जगह मिली है। तो निश्चित तौर पर इसमें राजनाथ सिंह को सफलता मिली है, लेकिन जो टीम पर स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी की भी छाप नजर आती है। न केवल उन्हें अकेले वो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया, बल्कि उनके बेहद करीबी अमित शाह को महासचिव तक बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर भले ही राजनाथ सिंह ने नई टीम का ऐलान किया हो, लेकिन इस टीम पर नरेंद्र मोदी की भी छाप नजर आती है। जी, अमित शाह खासतौर से काफी चर्चित नाम रहा है, पीछे विवादों में रहा है, लेकिन महिलाओं की बात करें तो क्या जिस तरह की स्थिति उभर कर आई है, उमा भारती को उपाध्यक्ष का पद दिया जाना और स्मृति ईरानी को भी उपाध्यक्ष का पद दिया जाना, आपको लगता है कि महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका देने में ये एक नया कदम है? जहां तक महिलाओं को भूमिका की बात है तो कई नाम इधर से उधर किए गए हैं। किरण महाश्री का नाम महासचिव पद के लिए चल रहा था, उमा भारती की चर्चा भी महासचिव पद के लिए लगातार चर्चा में थी, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष ही बनाया गया है। और जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, वहां से उन्हें उठाकर उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। महिलाओं को देखें तो महासचिव पद में देखें तो उनकी भूमिका बेहद कम है, लेकिन बाकी उपाध्यक्ष और सचिव में निश्चित तौर पर स्थान देने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी कुछ नए नेताओं को उभारने में कामयाब हो पा रही है कि नहीं, ये देखना होगा आगे दिनों में। महिलाओं को लेकर जो पहले से ही जो चर्चित नाम थे, आरती मेहरा हो या उमा भारती हो या किरण माहेश्वरी हो, इन्हीं को समायोजित किया गया है। जी शैलेंद्र, और चलते चलते जल्दी से अगर आप टिप्पणी करना चाहें, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि एक कोशिश है कि कहीं अगर तीसरी बार वो मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाते, और उनकी स्थिति चूंकि एक बहुत बड़े नेता की है, ये एक समस्या पार्टी के लिए हो सकती थी। तो नरेंद्र मोदी का आना कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस आउट करने की कोशिश, एक स्ट्रैटेजी है। साथ ही देखिए, नरेंद्र मोदी का संसदीय बोर्ड में आना तकरीबन काफी पहले, पिछले कई दिनों से तय माना जा रहा था। चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर थी कि क्या केवल अकेले एक मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में रखना ठीक होगा, क्या इसका संकेत कैसा जाएगा। लेकिन काफी माथापच्ची के बाद, हालांकि कुछ बड़े नेता बीजेपी के इस बात की लगातार वकालत कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को भी नरेंद्र मोदी के साथ संसदीय बोर्ड में रखा जाना चाहिए, लेकिन आखिरकार जब टीम का ऐलान हुआ तो शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिल पाई। केवल नरेंद्र मोदी इकलौते मुख्यमंत्री के रूप में संसदीय बोर्ड में। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक आम राय ये बनी कि एक संदेश देने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिसको माना भी है बीजेपी के नेताओं ने, और इस वजह से उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी की नई टीम के बारे में कहा है कि इसमें महिलाओं, युवाओं और पिछड़े समेत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघर्ष, समरसता के संकल्प और सुशासन के लक्ष्य के साथ ये टीम 2014 या 2013 में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराएगी। जितना महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, समाज के कमजोर तबकों को, पिछड़े तबकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, निश्चित तौर से वो ठीक ठाक है। और वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भाजपा में प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश करना पार्टी की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि अब ये भाजपा और मोदी की अंदरूनी खींचतान का मामला बन गया है। तो मैं समझता हूं कि बर्बादी की ओर बीजेपी जा रही है। जनता को कैसे ये बताएंगे और कैसे समझाएंगे कि हम नैतिकता के पक्ष में हैं, और जो करते हैं वो बिल्कुल उलट करते हैं। और जहां तक ये मोदी को पार्लियामेंट बोर्ड में लाना है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये बीजेपी को बहुत भारी चुनौती है। प्रेशर में आके उनको मोदी को रखना पड़ा। अब ये पता करना पड़ेगा आने वाले दिनों में बीजेपी की रहेगी या मोदी रहेगा। लेकिन उधर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने भाजपा की नई टीम के गठन पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है। It is an internal matter of Bharatiya Janata Party, and it is not proper on our part to make any comment on it.
गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भाजपा में नरेंद्र मोदी के नाम की जरूरत से ज्यादा चर्चा होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ये पता चलता है कि भाजपा के पास एक व्यक्ति के सिवाय जनता के सामने अपना नेता के रूप में पेश करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टी के लिए ये सही नहीं है। बीजेपी में 15-20 के करीब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होंगे। सुषमा स्वराज वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, राजनाथ सिंह वो प्रेसिडेंट है, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही है। और थोड़ा सा एक छोटा सा काम मोदी जी को वहां दिया गया तो सारे देश में चर्चा होते हो रही है। मुझे उससे ताज्जुब हो रहा है। एनडीए के घटक दल जेडीयू ने राजनाथ सिंह की नई टीम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये भाजपा की टीम है या किसी व्यक्ति विशेष की। ये उनका आंतरिक मामला है। व्यक्ति की टीम है कि पार्टी की टीम है, ये तो पार्टी की टीम तय करे ना। व्यक्ति की टीम अगर के रूप में उसको चिन्हित किया जा रहा हो तो ये तो राजनीति के लिए एक अनुशासित पार्टी की अच्छी बात नहीं होगी। और बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ठीक इसी तरह LIC की जीवन सुगम पॉलिसी आपकी जिंदगी आसान बनाती है, जो देती है 10 times risk cover against single premium, attractive maturity benefits और tax rebate on premium and maturity। आप किस तरह का काम करते हैं? हमारे घर में ही हमारी दुकान है। हम रिचार्ज कूपन और बिजली का कुछ सामान बेचते हैं। आपके कारखाने में कुल कितने लोग काम करते हैं? आप इस दुकान के मालिक हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपने काम के लिए कर्ज लिया है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये आर्थिक गणना का ही काम चल रहा है, जिसमें हम ले रहे हैं आपके रोजगार धंधे की सही जानकारी, जो पूरी तरह गोपनीय है। और ये जानकारी सरकार को आपके लिए विकास नीतियाँ बनाने में मदद करेगी। आप चाहे दुकानदार हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं या फेरी लगाकर कुछ सामान बेचते हैं, आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, मछली पालन का काम करते हैं या पापड़ अचार बनाने का कोई सहकारी काम करते हैं, या फिर हैंडलूम अथवा हस्तकला का कोई काम करते हैं, हम आपसे लेंगे कुछ जानकारी। आप किस तरह का काम करते हैं? आपके यहाँ कितने महिला एवं पुरुष कर्मचारी हैं? काम आपका अपना है या साझेदारी है? काम के लिए कर्ज कहाँ से लिया है? होंगे कुछ ऐसे ही आसान सवाल, तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके गाँव, कस्बे और शहर में। आर्थिक गणना हमारा प्रयास, आपका सहयोग, आपका विकास। अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। खदानों में पत्थर तोड़ने वाली मशीन चलाता था। बहुत ताकत थी मुझमें, तभी घर वालों ने मेरा नाम बलराज रखा। 7 साल खदानों में मजदूरी की, फिर बीमार पड़ गया। सिलिका धूल से दूषित हवा में सांस लेकर लाखों मजदूर असमय बीमार होकर मर जाते हैं। सिलिकोसिस नाम की इस घातक लाइलाज बीमारी से बचने के लिए पानी स्प्रे करने वाले उपकरणों का उपयोग करें, मजदूरों को उचित मास्क उपलब्ध कराएं और कार्यस्थल को गीला करते रहें। सेहत पे न पड़ने देना धूल, सुरक्षा उपायों को न जाना भूल। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोपहर समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। असम के कामरूप जिले में सुआलकुची में जारी कर्फ्यू में आज दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक 3 घंटे की ढील दी गई है ताकि लोग रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीदारी कर सकें। कल इस शहर में व्यापारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष होने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। एहतियात के तौर पर शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गृह सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि शहर में स्थिति को शांत बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ बैठक करें और आवश्यक कदम उठाएं। इस बीच पुलिस ने कल हुई हिंसा के सिलसिले में 5 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया है। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, ये बताएं कि अभी कर्फ्यू में ढील का वक्त चल रहा है, फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या है? क्या लोग बाहर खरीदने आ रहे हैं सामान या अभी भी कुछ हिंसा का डर है वहां पर? जी, अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोग, जैसे आपने बताया, 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है 1 से 4 बजे तक। तो लोग रोजमर्रा की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलकर बाजारों में भीड़ कर रहे हैं। अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर वहां पे सुरक्षा बल अभी कड़ी चौकसी बजाय रखी हुई है। जी मानस, और 2 महत्वपूर्ण सवाल और उठते हैं। पहला ये कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी कल की सिलसिले में, उन लोगों की फिलहाल क्या स्थिति है? पुलिस क्या कह रही है? उनको कितनी समय तक और रखा जाएगा वहां पर, और क्या पूछताछ उनसे हुई है? इस बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी तो पुलिस अभी नहीं दे रही, लेकिन जो सेंट्रल वेस्ट रीजन के आईजीपी है LR बिश्नोई, उससे मेरी बात हुई थी। उसने कहा कि 5 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है और उन लोग से पूछताछ जारी है। इन लोगों के खिलाफ आगजनी और पुलिस पर पथराव की इन लोग पे ऊपर केस है, इस दर्ज की गई है। कल ही पुलिस ने एक सोमोटो केस दर्ज की थी और इसके आधार पर इन लोग के अभी पूछताछ जारी है। जी मानस, एक आखिरी सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि बैठक की जाए प्रदर्शनकारियों के साथ, तो व्यापारियों के साथ बातचीत के बारे में कोई कार्यक्रम तय किया गया है? कब होगी? देखिए, जो असम के हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा, वो कल रात यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ लोगों से मिले। उन लोगों से अपील की लोग शांति और सद्भाव बनाए रखे। अभी तक मेरे सुबह होम सेक्रेटरी जीडी त्रिपाठी से भी बात हुई थी। उसने कहा कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सभी पक्षों को ये निर्देश दिया है कि लोगों को स्थिति सामान्य बनाने के साथ ही लोगों को जो सुविधा के लिए सारी व्यवस्था की जाए, ताकि दूसरी और ये भी ध्यान में रखा जाए कि लोग कानून और व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ ही जिला प्रशासन लोगों से बात करेंगे। और एक गौर करने की बात यह है कि जिला प्रशासन ने 2 महीने के लिए ये निर्देशना जारी की है कि सुआलकुची की जो मेखला चादर, जिसके लिए सुआलकुची जानी जाती है, इसके नाम पर बनारस से या बाहर से आए हुए कोई भी कपड़ा यहाँ पे बिक्री ना हो पाए, इस बिक्री पर जिला प्रशासन ने अभी रोक लगा दी है कम से कम 2 महीने के लिए। प्रशासन इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाकर कोई सफलता हासिल करेगा कि स्थिति सामान्य हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रमंडल खेल घोटाला मामले में कथित भूमिका को लेकर स्विट्जरलैंड की स्विस टाइमिंग लिमिटेड कंपनी के 3 अधिकारियों तक पहुंचने के लिए सम्मन गृह मंत्रालय को भेज दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह सम्मन तामील कराए जाने के बारे में 28 मार्च तक स्थिति रिपोर्ट अदालत को सौंपे। इसके मद्देनजर जांच एजेंसी ने मंत्रालय को 26 मार्च को भेजे पत्र की प्रति अदालत में पेश की। सीबीआई ने मंत्रालय को भेजे अपने पत्र में मामले की संक्षिप्त जानकारी दी है। इस मामले में सुरेश कलमाड़ी अदालत का सामना कर रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में छापा मारकर एक पुलिस अधिकारी के घर से ड्रग्स बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस छापे में 2 किलो 600 ग्राम अफीम, इसके अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने भी फतेहगढ़ जिले में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए थे। इस मामले में राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ियों का नाम सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पंजाब में अपनी 5 दिवसीय जनतंत्र यात्रा के दौरान आज जलियांवाला बाग में पहली जनसभा आयोजित करेंगे। उन्होंने लोकपाल कानून के लिए समर्थन जुटाने के लिए शनिवार को अमृतसर से जनतंत्र यात्रा की शुरुआत की।
उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 महीने बाद एक विशाल जनसंसद का आयोजन भी किया जाएगा। 5 दिनों की जनतंत्र यात्रा के दौरान अन्ना हजारे पंजाब में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। देश के 14 राज्यों के 38 शहरों में आज एनालॉग टीवी प्रसारण का आखिरी दिन है। जिन 38 शहरों को डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में शामिल किया गया है, वहां के सेट टॉप बॉक्स विहीन टीवी सेट पर सोमवार से प्रसारण बंद कर दिया जाएगा। केबल टीवी नेटवर्क संशोधन अध्यादेश 2011 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक डिजिटाइजेशन शुरू करने के लिए दूसरे चरण में शामिल किए गए 38 शहरों में टीवी प्रसारक 31 मार्च 2013 की आधी रात से एनालॉग सिग्नल स्विच ऑफ कर देंगे। और फिलहाल यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आराम से पाटिया, ड्रिंक की हुई है यार। अरे 3 पैक में मेरा क्या होगा, पूरी बोतल पिला दे, गाड़ी चला के दिखा दूं। पता है एक बार ज्यादा हो गई थी, पूरे 7 पैक। 7 पैक? पर मजा आया, गाड़ी कहीं टच हो जाए, सीधे घर विदाउट एनी मिस्टेक। अपनी गलती को अपनी बहादुरी ना समझें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, सुरक्षित घर जाएं। क्यों? भूख लगी है। साबुन से हाथ धुलेंगे तो सेहत रहेगी। दाल की खुशबू, इसके प्रोटीन का जादू। रोज हरी सब्जी क्यों? इसकी आयरन की शक्ति से होगा गोल। और मेडल भी। बच्चों का अधिकार है शिक्षा और पौष्टिक आहार जो दे चुस्ती, खेलकूद और पढ़ाई के लिए। अब पढ़ना पक्का। मिड डे मील योजना का लाभ देश के 11 करोड़ से भी अधिक बच्चे पाते हैं। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। अब पाइए 3 ब्रीज साबुन के साथ 1 ब्रीज साबुन फ्री। 500 लोग आ रहे हैं शादी में। तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी, जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। किसी का अधिकार न छीने। जागो ग्राहक जागो। राहुल, पापा जल्दी चलो। क्या राहुल बेटा, आज फिर बेल्ट लगाना भूल गए? मैंने तो लगाया, पर आपने नहीं लगाया। क्या? सीट बेल्ट। राहुल चलो लगाओ बेल्ट, और आप चलो लगाओ सीट बेल्ट। हाँ। जब भी गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बाद देखते हैं खेल की खबरें। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने रिकॉर्ड 6ठी बार मियामी ओपन प्रतियोगिता जीत ली है। फाइनल में सेरेना ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी की और मारिया शारापोवा को 4-6, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ड्रग्स तस्करी केस में विजेंदर सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस के हाथ ठोस सबूत लगे हैं। विजेंदर की कॉल डिटेल से पता चला है कि वह ड्रग डीलर अनूप सिंह कहलों उर्फ रूबी से लगातार संपर्क में था। अनूप सिंह और उसके सहयोगी रॉकी को फतेहगढ़ साहिब की पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 7 मार्च को गिरफ्तार किया था। जीरकपुर में कहलों के घर से 130 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई थी और इस मकान के पास से विजेंदर की पत्नी अर्चना की कार मिली थी। इसके बाद विजेंदर भी ड्रग्स तस्करी रैकेट को लेकर जांच के घेरे में आ गए। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स तस्करों से विजेंदर के गहरे संबंध रहे हैं। उन्होंने विजेंदर से साथी बॉक्सर राम सिंह के उस बयान को नकार दिया जिसमें दावा किया गया था कि वे दोनों कभी कभी ड्रग्स लिया करते थे।
आज ईस्टर का पर्व है। पूरी दुनिया में यह पर्व धार्मिक मान्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के बाद गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी उसके अगले रविवार को वे दोबारा जीवित हो गए थे। उनके दोबारा जीवित होने की इस घटना को ईसाई धर्म के लोग ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। ईस्टर खुशी का दिन होता है और इस पर्व के दिन नए जीवन और जीवन में बदलाव के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस प्रथम ने ईस्टर रविवार से पहले रात्रि जागरण तथा अन्य धार्मिक परंपराओं को पूरा करने के समारोह में हिस्सा लिया। इस परंपरा में असंख्य मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु से अपने विश्वास को प्रकट किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में भी ईस्टर का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई में बड़ी संख्या में लोग ईस्टर के अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। और अंत में नजर डालते हैं सुर्खियों पर एक बार फिर से। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी की नई टीम का किया ऐलान। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल बाद फिर से भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बने। देश के 14 राज्यों के 38 शहरों में आज एनालॉग टीवी प्रसारण का आखिरी दिन। डिजिटाइजेशन के दूसरे चरण में शामिल इन शहरों में आधी रात से बंद हो जाएंगे बिना सेट टॉप बॉक्स के टीवी प्रसारण। विश्व की नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 6ठी बार जीती। फाइनल में मारिया शारापोवा को दी शिकस्त। और देश के विभिन्न हिस्सों में ईस्टर का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं। दोपहर समाचार में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।